Sultanul Uloom Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad. Admissions are in progress for MPC, BIPC, CEC, MEC, MSET and NEET. Institution of Sultanul Uloom Education Society, established in the year 2005. Affordable fees, spacious classrooms, well-equipped labs, modern infrastructure, hygienic, safe and secure environment. Sultanul Uloom Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad. वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से हज 2023 की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात तक आज़मीन हज को पहुंचाने के फर्जी तजुर्बे का दूसरा मरहला मुकम्मल। जर्मनी में इस्लामोफोबिया में इजाफा, ताज़ा रिपोर्ट में हुआ नया इंकशाफ। साल 2022 में 35 मसाजिद पर किए गए हमले। इसराइली धमकी के बाद अब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका ने भी किया खबरदार। अमेरिकी ओहदेदार के मुताबिक नई ईरानी जोहरी तनसीब अगर मुकम्मल हो गई तो अमेरिका भी इस पर हमला नहीं कर पाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद हिजाब पर लगी पाबंदी को जल्द हटाने की खबरें तेज। कैबिनेट में तौसी का है इंतजार। कर्नाटक के मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने किया खबरदार। कहा, अगर रियासत में भाईचारे की फिजा खराब करने की आरएसएस या दीगर कोई और तंजीम करती है कोशिश तो इस पर लगाई जाएगी पाबंदी। और मणिपुर में नहीं थम रहा है तशद्दुद, आज भी हुई खूनरेज झड़पें। मजीद एक शख्स की मौत। भीड़ ने मिनिस्टर के घर में भी की तोड़फोड़। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी वज़ारत हज व उमरा के मुताबिक आज़मीन हज को ग्रुपों की शक्ल में मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात पहुँचाने के फ़र्ज़ी तजुर्बे के दूसरे मरहले पर अमल किया गया। फर्जी तजुर्बे के दौरान 3000 से ज़ायद बसें 6 ग्रुप्स में अरफात मशायर मुक़द्दसा पहुँचाई गई। 3000 से ज़्यादा बसें 6 ग्रुपों की शक्ल में मशायर मुक़द्दसा पहुँचाई गई हैं। आज़मीन हज को मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात पहुँचाने के फर्जी तजुर्बे में 10,000 से ज़्यादा अहलकार और मुतादिद इदारे शामिल रहे। सऊदी वज़ीर हज व उमरा डॉक्टर तौफ़ीक़ अल-रबिया ने फर्जी तजुर्बे के दूसरे मरहले पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि फर्जी तजुर्बे का मकसद नागहानी वाक़यात से निपटने की तैयारी है। फर्जी तजुर्बे का दूसरा मरहला 15 घंटे तक जारी रहा। यूरोपीय मुल्क जर्मनी में साल 2022 35 मसाजिद पर हमले और इंतहा पसंद कार्रवाई का इंकशाफ हुआ है। तुर्किया इस्लामिक यूनियन ऑफ रिलीजियस अफेयर्स की जानिब से शाया करदा 2022 मसाजिद पर हमले की रिपोर्ट में ज़ेर बहस 35 हमलों में से 20 मसाजिद को मेल या ईमेल के ज़रिए धमकियां भेजी गई थी, जिनमें तौहीन, क़स्में और धमकियां दीवारों पर लिखी गई थी। 7 मसाजिद पर हमले रिकॉर्ड किए गए, जबकि 2 मसाजिद को आतिशज़दगी की सूरत में नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट में कहा गया कि जिन 35 मसाजिद पर हमला किया गया उनमें से 26 का ताल्लुक तुर्किया इस्लामिक यूनियन ऑफ रिलीजियस अफेयर्स की मसाजिद और दीगर का ताल्लुक मुख्तलिफ इस्लामी मुआशरों से था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि साल 2021 में 43 मसाजिद और 2020 में 111 मसाजिद पर मुख्तलिफ तरीक़ों से हमले किए गए। इसराइली क़ाबिज़ फ़ौज ने ग़र्ब उर्दन के जनूबी शहर अल-क़लील के मशरक़ में कसारा के इलाके में वाक़ खालिद बिन अल-वलीद मस्जिद पर हमला करके उसे नुकसान पहुँचाया और उसमें तोड़ फोड़ की।
الخلیل میں محکمہ اوقاف کے ڈائریکٹر جنرل نزال الجابری نے بدھ کی شام ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ قابض فوج نے مساجد کے تقدس کی سنگین خلاف ورزی کرتے ہوئے مسجد پر براہ راست گولیاں اور زہریلی گیس کے بم برسائے، جس سے مسجد کا کچھ حصہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا۔ زہریلی گیس اندر داخل ہوئی، جس سے نمازی بھی دم گھٹنے سے متاثر ہوئے۔ قابض اسرائیلی فوج نے فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے کے شمالی شہروں نابلس اور جنین میں متعدد مقامات پر فلسطینیوں پر حملے کیے، جس کے نتیجے میں متعدد شہری زخمی ہو گئے۔ نابلس کے شمال مغرب میں برقہ نامی گاؤں میں شہریوں کے گھروں پر اسرائیلی فوجیوں کی حفاظت میں یہودی آبادکاروں کے حملے کے دوران 2 نوجوان زخمی ہوئے اور درجنوں افراد زہریلی گیس سے دم گھٹنے سے متاثر ہوئے۔ شمال مغربی کنارے میں سیٹلمنٹ فائل کے انچارج افسر غسان دغلز نے بتایا کہ آبادکاروں نے برقہ گاؤں کے مغربی حصے میں شہریوں کے گھروں پر حملہ کیا، بھیڑ بکریوں کے لیے ایک بیرک اور ارد گرد کی زمینوں میں موجود زیتون کے درختوں کو بھی جلا دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس علاقے میں اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں پر فائرنگ بھی کی۔ اوه بيي، اوعى يابا، اوعى يابا، لسه قدينهم الشباب يابا، اوعى يابا مشان الله. لا لا لا، لساتهم لسه قدينهم الشباب. ايوه اضرب. غزہ کے فلسطینی مسلمانوں کے خلاف اسرائیلی وحشیانہ کارروائی نے بڑی تباہی مچائی ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ بچے متاثر ہوئے ہیں۔ غزہ کی پٹی کے باشندے برسوں سے بموں کی گھن گرج اور ان کی خوفناک آوازوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ اب کوئی بھی چھوٹی موٹی آواز انہیں بم گرنے ہی کی آواز جیسی لگتی ہے۔ غزہ کی 10 سالہ بسان المنسا کسی بھی دروازے کے بند ہونے کی آواز سنتی ہے تو وہ غلطی سے سمجھتی ہے کہ اس نے بم گرنے کی آواز سنی ہے۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان لڑائی کی تازہ ترین لہر کو ختم ہوتے ہوئے 1 ہفتے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن بسان کا کہنا ہے کہ انہیں ڈراؤنے خواب اب بھی ستاتے ہیں، اس کا خوف کم نہیں ہوا۔ ایک دن پہلے ہی اسرائیل کی جانب سے ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر حملے کی دھمکی کے بعد اب امریکہ نے بھی اس بارے میں بیان دیا ہے۔ ایران کے وسطی شہر نتانز میں پہاڑوں کے قریب انڈر گراؤنڈ نیوکلیئر پلانٹ کی تعمیر جاری ہے، جس کا انکشاف سیٹلائٹ تصاویر سے ہوا ہے۔ واشنگٹن میں قائم آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن کے ڈائریکٹر کیلسی ڈیونپورٹ نے خبردار کیا ہے کہ یہ تنصیب مکمل ہونے پر ایک ڈراؤنے خواب کی طرح ہوگی، جس سے ایک نئی کشیدگی کا خطرہ ہے جو تصادم کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تنصیب کی تکمیل کے بعد سے اسے تباہ کرنے میں امریکہ کی جدید فضائی ہتھیار بھی ناکام ہو جائیں گے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے 6 فروری کے زلزلوں سے متاثرہ شہر ملاتیا کا دورہ کیا۔ ملاتیا میں شہریوں سے خطاب کرتے ہوئے صدر ایردوان کا کہنا تھا کہ ہم نے تباہی کی شروعات سے ہی اپنی ریاست اور قوم کے تمام ذرائع کو متحرک کر دیا ہے۔ ہم تلاش اور بچاؤ کے کاموں سے لے کر امداد اور رہائش کی ضروریات کی تکمیل تک ہر شعبے میں اپنے شہریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صدر ایردوان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے قطر سے لے کر آذربائیجان تک، افغانستان سے لے کر پاکستان اور بلقان تک اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کی حمایت اور محبت دیکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ترک عوام کو ہرگز اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ سعودی عرب نے کینیڈا کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے نے دفتر خارجہ کے بیان کے حوالے سے بتایا کہ یہ فیصلہ 18 نومبر 2022 کو بینکاک میں ایشیا پیسفک اکنامک کوآپریشن فورم کے موقع پر سعودی ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ
मोहम्मद बिन सलमान और कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के दरमियान होने वाली बातचीत के नतीजे में सामने आया है। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि सिफारती ताल्लुकात की बहाली दोनों मुल्कों की उस मुश्तरका ख्वाहिश का नतीजा है और उसकी बुनियाद मुश्तरका मफादात और बाहमी एहतराम है। उधर कनाडा की वज़ारत ख़ारिजा के बयान के मुताबिक जैन फिलिप लेनेटो को सऊदी अरब में नया सफ़ीर मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तान में ज़बरदस्त सियासी बहरान पैदा हो गया है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के पेश नज़र PTI लीडरों की भी गिरफ्तारी और रिहाई का अमल जारी है। ऐसे में इमरान खान के करीबी लीडर्स उनका और उनकी पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। शीरीन मज़ारी, फवाद चौधरी के पार्टी छोड़ने के बाद अब PTI के मरकज़ी रहनुमा असद उमर ने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से रिज़ाइन करने का ऐलान किया। ताहम उन्होंने कहा कि वो पार्टी का हिस्सा बने रहेंगे। अडियाला जेल से रिहाई के बाद असद उमर ने कहा कि मेरे लिए अब ज़ाती तौर पर मुमकिन नहीं है कि मैं क़यादत की जिम्मेदारियां निभा सकूं, इसलिए मैं पार्टी कोर कमेटी की रुकनियत भी छोड़ रहा हूं। असद उमर को इमरान खान के करीबियों में शुमार किया जाता रहा है। मीडिया मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया गया और एक ही जो हमारे पास रास्ता है सोशल मीडिया, उसको कंट्रोल करने के लिए मेरे घर सारा इंटरनेट काट दिया ताकि मैं किसी भी तरह आप तक अपना पैगाम ना पहुंचा सकूं। छोटे छोटे पिंजरों में उनको बंद किया हुआ है, खाना उनको सही नहीं मिल रहा, पानी वो तरसते हैं, वहां वकीलों को मिलने नहीं देते, कई जगह हमारे वकील ही नहीं वहां पहुंच सकते और उनको जिस तरह यानी कि कोई गैर मुल्क दुश्मन है उस तरह रखा हुआ है। बल्कि गैर मुल्क दुश्मन भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर के भी हकूक होते हैं। पेश करना चाहता हूं तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, लीडर्स को, टिकट होल्डर्स को, जिस तरीके से मैंने इनको मेहनत करते देखा है, जिस दिलेरी से, जिस हुब्बुल वतनी से मैंने इनको काम करते देखा है, मैं बहैसियत जो मेरी जिम्मेदारी थी सेक्रेटरी जनरल, मैं इन सबका जैसे मैंने कहा मैं दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं और मैं खराज तहसीन भी पेश करना चाहता हूं। मेरे ख्याल में ये वर्कर्स जो हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं, ये मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो हैं, ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा है और एक दफ़ा फिर आखिर में मैं ये मुतालबा करूँगा कि इनमें से बहुत सारे इस वक्त बेगुनाह लोग जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है इस वक्त असीर हैं और उनको फिलफौर उनकी रिहाई होनी चाहिए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद हिजाब पर लगे बैन के ख़त्म होने की खबरें तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं। इन खबरों के सच साबित होने की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। ज़राए ने बताया है कि कर्नाटक में नई कांग्रेस हुकूमत रियासत में हिजाब पर लगे बैन को हटाने वाली है। फिलहाल नई हुकूमत खुद को काबिज करने और कैबिनेट में तौसीब पूरी होने का इंतज़ार कर रही है। कांग्रेस के कायदीन ने इलेक्शन की तशहीर के दौरान पहले ही कहा था कि वो बीजेपी के फैसलों पर दोबारा गौर करेंगे। कर्नाटक की नवमुंतखबा कांग्रेस हुकूमत में मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने कहा है कि अगर रियासत में भाईचारे की फ़ज़ा को मुतासर करने की कोशिश की गई तो सिद्धारमैया हुकूमत आरएसएस समेत किसी भी तंजीम पर पाबंदी लगाने से नहीं हिचकिचाएगी। प्रियांक खरगे कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे हैं और वो इस मर्तबा के इलेक्शन में चितपुर असेंबली सीट से एमएलए मुंतखब हुए हैं। प्रियांक खरगे ने ट्विटर पर कहा कि किसी भी मजहबी या सियासी तंजीम की जानिब से अमन में खलल, फिरका वाराना नफरत फैलाने और कर्नाटक को बदनाम करने की कोशिश की गई तो हमारी हुकूमत कानूनी तौर से उनसे निपटने या फिर उन पर पाबंदी लगाने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगी, फिर चाहे वो आरएसएस हो या फिर कोई दीगर और तंजीम।
मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने बजरंग दल पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह पर तनकीद करते हुए जहां उन्हें कोयले का इंजन बताया तो वहीं जाकिर नायक का नाम लेकर तनकीद की। अब दिग्विजय सिंह जी को तो बजरंग दल गुंडा नजर आ गई, पीएफआई तो कभी गुंडा नजर आएगी नहीं उनको, न सिमी गुंडा नजर आएगी, न एचयूटी गुंडा नजर आएगी, जाकिर नायक में उन्हें शांति दूत लगेगा, ये सब लोग उन्हें सज्जन लगते होंगे पीएफआई। इस पे आपने कभी बोलते देखा उनको? जहां भी आप हिंदू या राष्ट्रभक्त संगठनों की बात आएगी वहां जरूर दिग्विजय सिंह बोलते मिलेंगे, कभी पीएफआई पे सिमी पे बोलते ही नहीं मिलेंगे जाकिर नायक पे। वो बुजुर्गवार नेता हैं दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, और उनको कांग्रेस के लोगों ने डबल इंजन कहा है, तो मैं जिनने कहा है उनको बता दूं कि ये कोयले के इंजनों का जमाना अब खत्म हो गया। कोयले के इंजन अब खड़े हो गए हैं सब। इलेक्ट्रिक इंजन देखो अब कैसे विकास का पूरे विश्व के अंदर परचम लहरा रहा है, कैसा पूरा विश्व हमारे मोदी जी का अभिनंदन करता है, वंदन करता है। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के इनॉग्रेशन को लेकर अपोजिशन के मोदी सरकार पर तनकीदी हमले जारी हैं। ऐसे में आप लीडर संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी दलित और आदिवासियों को अछूत मानती है। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता हमेशा से आदिवासियों और दलितों के खिलाफ रही है। बीजेपी आज भी समाज के वंचित लोगों को, दलित समाज को, आदिवासी समाज को अछूत मानती है और ऐसा मानती है कि अगर कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके द्वारा किया जाए तो अपशकुन हो जाएगा। इसी कारण से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं 2 महामहिम राष्ट्रपतियों का अपमान किया। जब शिलान्यास था उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, नहीं आमंत्रित किया गया, और अब जब उद्घाटन का समय है उस वक्त भी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ऐसा मानते हैं कि इस शुभ कार्य की शुरुआत, इस नई संसद की शुरुआत अगर एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के द्वारा होगा तो यह अपशकुन माना जाएगा। इसी कारण से मोदी जी ने महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। ये फिर से मैं कहना चाहता हूं, आदिवासी समाज का, दलित समाज का घोर अपमान है, भारत की राष्ट्रपति का घोर अपमान है। कांग्रेस लीडर और साबिक मरकजी वजीर जयराम रमेश ने नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग के इफ्तिताह को लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। जयराम रमेश ने कहा कि ये एक शख्स का गुरूर और खुद रोनुमाई की ख्वाहिश है जिसने पहली आदिवासी खातून सदर को आईनी खुसूसी हक से महरूम कर दिया है। उन्होंने पीएम पर तंज करते हुए उन्हें मोदी द इनॉग्रेट कहा है। जयराम रमेश ने मुल्क में अजीम का एजाज पाने वाले 2 हुक्मरानों से मवाजना करते हुए आगे लिखा कि अशोक द ग्रेट, अकबर द ग्रेट और मोदी द इनॉग्रेट लिखा है। मुल्क की शुमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर इन दिनों तशद्दुद की आग से झुलस रही है। फौज, आसाम राइफल्स और रियासती सिक्योरिटी यूनिटों की तमाम कोशिशों के बावजूद रियासत में तशद्दुद नहीं थम रहा है। हाल ही में नामालूम अफराद की एक भीड़ ने मिनिस्टर के घर पर हमला कर दिया और वहां पर तोड़फोड़ की। वहीं ऐसे ही एक दूसरे मामले में भीड़ की सिक्योरिटी फोर्स से झड़प में एक शख्स की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भीड़ ने मिनिस्टर के घर पर इसलिए हमला किया क्योंकि उनका कहना था कि तशद्दुद ज़दा रियासत में हुकूमत मुकामी लोगों को दूसरे कम्युनिटी के इंतहा पसंदों से बचाने के लिए मुनासिब इक़दामात नहीं कर रही है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से हज 2023 की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात तक आज़मीन हज को पहुंचाने के फर्जी तजुर्बे का दूसरा मरहला मुकम्मल। जर्मनी में इस्लामोफोबिया में इजाफा, ताज़ा रिपोर्ट में हुआ नया इंकिशाफ। साल 2022 में 35 मसाजिद पर किए गए हमले।
इसराइली धमकी के बाद अब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका ने भी किया खबरदार। अमेरिकी ओहदेदार के मुताबिक नई ईरानी जोहरी तनसीब अगर मुकम्मल हो गई तो अमेरिका भी इस पर हमला नहीं कर पाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद हिजाब पर लगी पाबंदी को जल्द हटाने की खबरें तेज, कैबिनेट में तौसी का है इंतजार। कर्नाटक के मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने किया खबरदार, कहा अगर रियासत में भाईचारे की फिजा खराब करने की आरएसएस या दीगर कोई और तंजीम करती है कोशिश तो इस पर लगाई जाएगी पाबंदी। और मणिपुर में नहीं थम रहा है तशद्दुद, आज भी हुई खूबरेज झड़पें, मजीद एक शख्स की मौत, भीड़ ने मिनिस्टर के घर में भी की तोड़फोड़। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।